प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आज हम लोग लेकर के रीट का पेपर उपस्थित हुए हैं। रीट राजस्थान संस्कृत जो 24 जुलाई से आपके लिए होगा। रोज मिलेगा नया पाठ, एक सुबह 8 एक शाम 8। तो सुबह के 8 बज चुके हैं, हम लोग यूट्यूब चैनल संस्कृत गंगा पर पधार चुके हैं। देखिए ये जो चेतक नामक पुस्तक है उसमें 29वें नंबर का ये पेपर है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर 2021 का पेपर है। संस्कृत का पेपर है। कक्षा 1 से 5 भाषा फर्स्ट और सेकंड में भी आज हम लोग भाषा फर्स्ट पढ़ेंगे। तो रीट का मतलब राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स खंड सेकंड संस्कृत जो भाषा फर्स्ट है। 30 प्रश्न इसमें आते हैं। पहला पैराग्राफ है, इसे आप देख लीजिए। मैं पढ़ता जाता हूं, आप यदि पेपर दिए होंगे तो ये पेपर आपके पास होगा कि सूर्य नगरी रूपेण प्रसिद्धम जोधपुर नगरमपि ऐतिहासिकम महत्वम धारयति। सूर्य नगरी के रूप में प्रसिद्ध यह जोधपुर नगर का ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक महत्व धारण करता है। कौन? जोधपुर नगर। किस नाम से प्रसिद्ध है? सूर्य नगरी। और किस नाम से प्रसिद्ध है? ब्लू सिटी, नीली नगरी। सूर्य नगरी कहें, चाहे ब्लू सिटी कहें, चाहे नीली नगरी कहें। मारवाड़ राज्यस्य राजधानी रूपेण प्रसिद्धेस्मिन् नगरे मेहरानगढ़ दुर्गः। मारवाड़ राज्य का राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है यह जोधपुर। और इसी जोधपुर के प्रसिद्ध नगर में मेहरानगढ़ दुर्ग है। जो लोग राजस्थान की धरती से आते हैं उनको सब पता होगा, घूमे होंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग राजस्थानस्य ताजमहल रूपेण प्रसिद्धम। क्या? जसवंत थड़ा नामकम स्थानम। राजस्थान के ताजमहल के रूप में प्रसिद्ध है जसवंत थड़ा। और कायलाना का सारा, कायलाना ये कासार माने झील, कायलाना झील, कायलाना झील। तो राजस्थान के जोधपुर में कायलाना झील, कासार माने झील, तो कायलाना कासारा और मंडोरोद्यानम च इत्यादि स्थलानि सन्ति। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसी में जसवंत थड़ा नामक स्थान है, इसी में कायलाना झील है, इसी में मंडोरोद्यान है। इत्यादि स्थलानि सन्ति। इत्यादि स्थल इसी इसी ब्लू सिटी जोधपुर में है। ठीक है, जिसे हम सूर्य नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आपने देखा कि जसवंत थड़ा, मेहरानगढ़ दुर्ग, कायलाना झील, मंडोरोद्यान इत्यादि हैं। वीर शिरोमणि प्रतापस्य, जो वीर शिरोमणि प्रताप हैं उनके मातुल गृहम, उनके मामा का घर पाली नगर में वास्ति, पाली नगर ही है। और पाली जनपदे परशुराम महोदयस्य मंदिरम, पाली जनपद में ही परशुराम जी का मंदिर। स्थापत्य की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर भी विद्यते। अपि विद्यते, अपि माने भी, विद्यते माने है। तो आप देख पा रहे हैं स्थापत्य की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर भी जोधपुर में है। परशुराम जी महादेव का मंदिर भी है। पाली नगर वही है जहाँ प्रताप का मामा का घर है। मंडोरोद्यान वही है। कायलाना झील और जसवंत थड़ा, मेहरानगढ़ दुर्ग, ये सब सूर्य नगरी जोधपुर में स्थित हैं। अब आइए इनमें से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं कि इत्यादि स्थलानि सन्ति। यहाँ संति में आप देख पा रहे हैं ये क्या है? इस संति में रेखांकित पद है। अब पूछा रेखांकित क्रियापदम लंग लकारे भवति। रेखांकित क्रियापद को यदि आप लंग लकार में बदलें, चेंज करें तो क्या होगा? देखिए अस धातु है और संति बनेगा आपका अस्तिस्तः संति लट लकार में। तो प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो संति लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो इसको भी लंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में बदलेंगे। और यदि हम लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप को लंग लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में बदलें तो क्या आसीत बनेगा कि आसनम बनेगा कि आसन बनेगा कि आस्ताम बनेगा? तो अस्तिस्तः संति। वैसे आसीत, आस्ताम, आसन, ये बी नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। कितना सुंदर पूछा, ध्यान रखिएगा। बहुत सुंदर सवाल जवाब हो रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। मित्रों यह चेतक नाम की पुस्तक है जो आपके लिए लिखी गई है, जिसमें सारे ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, प्राध्यापक परीक्षा, रीट, सेट सबके पेपर हैं। कॉलेज महाविद्यालय स्तर के पेपर हैं। अब देखिए मंदिरम इत्यत्र किम लिंगम, आसान है। मंदिरम में पुल्लिंग होगा, क्यों? तो स्त्रीलिंग होगा, नहीं तो पूरा लिंग होगा। और जब कुछ नहीं होगा तो फिर नपुंसक लिंग होगा।
मंदिरम मंदिरे मंदिरानी रूप चलता है, फलम फले फलानी की तरह। तो आप देखिए फलम फले फलानी, तो मंदिरम मंदिरे मंदिरा नपुंसक लिंग किसी से भी नहीं गलत होगा। और जिसका मंदिरम में नपुंसक लिंग गलत हो जाए तो बेहतर है परिछवय न दे ना। मंदिरम में नपुंसक लिंग है और स्थापत्य दृष्टिया में रेखांकित पद है। स्थापत्य दृष्टिया विश्व प्रसिद्धम रणकपुर जैन मंदिरम विद्यते अत्र रेखांकित पदे वचनमस्ति। पहले बताओ रेखांकित पद कौन है? स्थापत्य दृष्टिया ये रेखांकित पद है ना। तो पूछ रहा है कि जो रेखांकित पद है ये ले। अब सही आया? ये जो रेखांकित पद है स्थापत्य दृष्टिया, ये विश्व प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर में देते हैं। यहाँ रेखांकित पद में कौन वचन है? क्या एक वचन का रूप है कि द्विवचन का रूप है कि बहुवचन का रूप है कि सर्ववचनम है? जल्दी बताइए। स्थापत्य दृष्टि ही ये प्रथमा का एक वचन का रूप बनेगा और स्थापत्य दृष्टिम ये द्वितीय एक वचन में बनेगा। स्थापत्य दृष्टिया ये तृतीय एक वचन में बनेगा। तो यहाँ लिखा है स्थापत्य दृष्टिया, तो ये देखिए स्थापत्य दृष्टि प्रथमा का एक वचन, स्थापत्य दृष्टिम द्वितीय का एक वचन, स्थापत्य दृष्टिया तृतीया का एक वचन। तो कुल मिला के चाहे प्रथमा का एक वचन हो तो विभक्ति तो पूछ नहीं रहा है, तो वचन पूछ रहा है। ऐसे में यह तृतीया का एक वचन होगा। ए नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। बाकी लोग उत्तर दे रहे हैं कि नहीं? जो लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं कृपया उत्तर देने का कष्ट करें। हैं देव उत्तर बताओ फटाफट। अप्रसिद्धम इत्यस्य विलोम पदमस्ति। अप्रसिद्धम इत्यस्य विलोम पदमस्ति। अप्रसिद्ध का विलोम क्या होगा? उल्टा क्या होगा? तो प्रसिद्धम होगा। क्यों गुरुजी? तो सुसिद्धम होगा, तो असिद्धम होगा, तब क्या होगा? अच्छा प्रसिद्धम होगा। ये बात है। अब भैया यहाँ अप्रसिद्धम है, जो अप्रसिद्ध माने अनपॉपुलर और प्रसिद्धम माने फेमस पॉपुलर। तो जो अप्रसिद्ध होगा उसका उल्टा प्रसिद्ध होगा, अप्रसिद्ध का उल्टा अप्रसिद्ध होगा। तो चाहे कहिए अप्रसिद्ध का विलोम प्रसिद्ध है या कहिए प्रसिद्ध का विलोम अप्रसिद्ध है। विलोम माने उल्टा होता है। क्यों गुरुजी? तो आप ये समझ गए। पांचवा प्रश्न बताओ तो जानू। बड़े होशियार बनते हो तो बताओ पांचवा प्रश्न। रणकपुरे जैन मंदिरम विद्यते। विद्यते में रेखांकित पद है। अत्र रेखांकिते पदे लकारः अस्ति। बताओ विद्यते में कौन सा लकार है? नहीं लंग लकार है। तो लिट लकार होगा, नहीं तो लोट लकार होगा, नहीं तो लट लकार होगा। एक होगा ही। पहले बोलो कि लंग लकार है तो कोई कहे नहीं है, तो चार में तो एक होबे करेगा, चार में तो एक होगा ही। देखिए विद्यते विद्येते विद्यन्ते, विद्य से विद्येथे विद्यद्भे विद्ये विद्यावहे विद्या में, ऐसा रूप चलेगा आत्मनेपदी में। विद्यते तो ये लट लकार का रूप है आत्मनेपदी। क्यों गुरुजी? सेवते सेवेते सेवन्ते, जायते जायेते जायन्ते, हैं ऐसे रूप चलेगा ना। हाँ वंद्यते वंद्येते वंद्यन्ते ना। तो विद्यते विद्येते विद्यन्ते ये लट लकार का रूप है। यहाँ तक आ गए भैया? बोलो हाँ आ गए। कितने क्वेश्चन पढ़े? 5 पढ़े हो? ले छठवां पढ़ो। छठवां पढ़िए गुरुजी। ऐतिहासिकम महत्वम धारयति। बोलो ऐतिहासिकम महत्वम धारयति। धारयति में रेखांकित पद है। देखिए रेखांकित पद को ध्यान से देखो, नहीं तो रेखा खत्म, आपका सवाल खत्म। तो रेखांकित पद को ये दिखाए। देखिए जो भी पैराग्राफ पढ़े थे इसमें धार्यत यही वाक्य आया है, ऐतिहासिकम महत्वम धार्यति। यहाँ रेखांकित पद में धातु पूछ रहा है। धार्यत में धृ धातु है कि धास धातु है कि धर धातु है कि धृ धातु है? तो आप हवा में मारोगे तो कुछ भी मार सकते हो, पर धृ धारणे। तो ऐसे में सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। सी उत्तर ना, सी वाला 100% उत्तर सही है। निम्नलिखितेषु दृश्य श्रव्य साधनम अस्ति। दृश्य माने जिसको देखा भी जा सके, श्रव्य माने सुना भी जा सके। ऐसा साधन जो देखा सुना जा सके, जिसको देख के भी सीखते हो और सुन के भी सीखते हो। तो देख और सुनना। पाठ्य पुस्तक है कि दूरदर्शन है कि श्यामपट्ट है कि ग्रामोफोन है? अच्छा पाठ्य पुस्तक भी तो देखते हो। अच्छा सुन नहीं सकते। अच्छा श्यामपट्ट को देख सकते हैं, लेकिन श्यामपट्ट कुछ बोल के सुना नहीं सकता। अब ग्रामोफोन में सुन सकते हैं। तो कुल मिला के दूरदर्शन यानी जो टीवी का कार्यक्रम है उसको हम टीवी को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इसीलिए उसका नाम है दूरदर्शन।
दर्शनम, तो दूरदर्शनम। अब ये जो आप यूट्यूब में देख रहे हैं ये दूरदर्शन का ही कमाल है। आप यूट्यूब को दूरदर्शन ही समझे, अब दूरदर्शन दूर हो गया, अब दर्शन बचा है। तो इसीलिए दूरदर्शन की जगह अब अगली बार आने लगेगा आपसे यूट्यूब। अब पूछ लेगा कि श्रव्य दृश्य साधन क्या है, तो बोल देना यूट्यूब। आजकल यूट्यूब चल रहा है, दूरदर्शन धीरे धीरे टीवी को टीवी हो गया, टीवी को टीवी हो गया है अब। हाँ, निम्नलिखितेषु मौखिक परीक्षा अस्ति। ध्यान से देखना, क्या शलाका परीक्षा मौखिक परीक्षा है कि लिखित परीक्षा है? निबंध रूप परीक्षा, कथा लेखन परीक्षा, शलाका लेखन परीक्षा? आप ये बताइए। लिखा है निम्नलिखितेषु मौखिक परीक्षा अस्ति। मौखिक परीक्षा कौन है? निबंध रूप, निबंध में लिखेंगे आप, ये लिखित परीक्षा भैया। श्लोक लेखन परीक्षा में आप श्लोक लिखेंगे, ये भी लिखित परीक्षा है। कथा लेखन में आप कथा लिखेंगे, ये भी लिखित परीक्षा है। पूछ रहा है मौखिक परीक्षा। और जब मौखिक परीक्षा तो शलाका परीक्षा ऐसी होती है जो मौखिक ली जाती है, इसमें लिखना उखना नहीं पड़ता, इसमें ग्रंथ को सुनाना पड़ता है और जहाँ से पूछा जाता है वहाँ से बताना पड़ता है। एक शलाका रखी जाती है, उस शलाका के आगे आपको बताना पड़ता है। शलाका परीक्षा कभी आपको देखना चाहिए संस्कृत वालों को। हाँ, बनारस में खूब होती है। तो कथा लेखन परीक्षा, निबंध रूप परीक्षा, श्लोक लेखन परीक्षा, ये सब लिखित परीक्षा के रूप है। और मौखिक परीक्षा कौन है? शलाका परीक्षा। बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन तब भी सरलता को आप सरलता से ही लें। निम्नलिखितेषु लिखित परीक्षायाः प्रकारः वर्तते। अब पूछ रहा है कि लिखित परीक्षा, पीछे वाले प्रश्न पूछा कि मौखिक परीक्षा क्या है, इसमें पूछ रहा है लिखित परीक्षा का प्रकार कौन है। तो क्या साक्षात्कार में आपसे लिखाया जाता है? साक्षात्कार माने इंटरव्यू। क्या इंटरव्यू में आप लिखते हैं? क्या अंत्याक्षरी है कि शलाका परीक्षा है कि निबंध रूप परीक्षा? देखिए, अंत्याक्षरी में भी आप अंत्याक्षरी खेलते हैं, बोलते हैं। शलाका परीक्षा अभी अभी आपने पढ़ा मौखिकी परीक्षा है। साक्षात्कार भी मौखिकी परीक्षा, इंटरव्यू है। केवल निबंध रूप परीक्षा ही लिखित परीक्षा का प्रकार है। सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। छोटे उपाध्याय, हमारे पास छोटे उपाध्याय बैठे हैं जो इसके महामास्टर हैं। बहुत जल्दी आपको कक्षाएं देंगे। ये संस्कृत की जो शिक्षण है उसको पढ़ाएंगे। और छोटे उपाध्याय देखने में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, तो ये आपको बहुत सारा इस प्रकार का प्रश्न हमको बताते रहते हैं कि सर ये वाला उत्तर होगा। देखिए, अधोलिखितेषु वस्तुनिष्ठ परीक्षायाः प्रकारः नास्ति। अस्ति और नास्ति को बड़े ध्यान से पढ़ना। हम जल्दबाजी में नास्ति को अस्ति पढ़ जाते हैं और नासूर हो जाता है, वो प्रश्न गलत हो जाता है। अब देखिए, अधोलिखितेषु वस्तुनिष्ठ परीक्षायाः प्रकारः नास्ति। बहुसमाधान प्रश्नाः, सत्यासत्य निर्णयः, रिक्तस्थान पूर्णम, लघुत्तरात्मक प्रश्नाः। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ माने बहुविकल्पी। क्यों? MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बहुविकल्पीय प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं आप, खाली स्थान में 4 विकल्प दे देता है और एक समाधान, वो एक क्वेश्चन उठा देगा, उसका सही उत्तर देना होगा और सत्य और सत्य पूछ लेगा। प्रथम कथन सत्य है, अभिकथन सत्य है कि दोनों सत्य हैं कि एक सत्य एक गलत है। तो सत्यासत्य ये भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार है। बहुसमाधान प्रश्न ये भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। रिक्त स्थान की पूर्ति ये भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। केवल लघुत्तर प्रश्न ऐसा है जिसको आप लिखते हैं तो डी वाला उत्तर सही कर लो। हाँ, तो ये जो ये वाला उत्तर, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो अधोलिखितेषु वस्तुनिष्ठ परीक्षायाः प्रकारः नास्ति, और नास्ति से आपको पकड़ना लघुत्तरात्मक प्रश्न है। 11वां है भैया, शिक्षका छात्रस्य न्यूनताम विज्ञाय। शिक्षक छात्र की कमी को जानकर तस्य परिमार्जनम करोति, उनका परिमार्जन करता है छात्रों का। और तदा शिक्षकः अत्र कस्य शिक्षणस्य प्रयोगम करोति, तब शिक्षक किस शिक्षण का प्रयोग करता है? निदानात्मक शिक्षण का कि उपचारात्मक शिक्षण का कि उभयोः, निदानात्मक उपचारात्मक दोनों का, या सूक्ष्म शिक्षण का? तो आप जाने रहिए उभयोः, ए और बी। यहाँ सी उत्तर होगा कि जब वो शिक्षक छात्र की कमी को जानकर उसको कमी को दूर करता है तो या तो निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों उस कमी को दूर करने में साधक होते हैं ना। तो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण दोनों। और 12वां प्रश्न ले लीजिए, तो सर्वे अध्यापकाः छात्रस्य व्यवहारम आचरणम अध्ययनं च परीक्ष्य। सभी अध्यापक छात्र के व्यवहार, आचरण और अध्ययन को परीक्षण करके
स्वस्वाभिमतम अपने अपने अभिमत से अंक रूपेण लिखन्ति, अंक रूप में छात्र के आगे देते हैं कि भैया इसका आचरण ऐसा था, इसका व्यवहार इतना %, अध्ययन ऐसा है। छात्रा सर्वदा अध्यापकस्य निरीक्षणे भवति, छात्र हमेशा अध्यापक के निरीक्षण में रहता है, उसका अध्ययन, उसका आचरण, उसका व्यवहार सबका परीक्षण करके जब शिक्षक अंक देता है, नंबर देता है और छात्र हमेशा उनके निरीक्षण में रहता है, तो अस्याम प्रक्रियायाम छात्र से मूल्यांकनम भवति, इस परीक्षण में छात्र का मूल्यांकन क्या कहा जाएगा? क्या सामयिक मूल्यांकन है कि सतत मूल्यांकन है कि वार्षिक मूल्यांकन है कि मौखिक मूल्यांकन है? ये सतत माने निरंतर, लगातार वह इस प्रक्रिया में छात्र लगातार जिसका व्यवहार देखा जा रहा है, आचरण देखा जा रहा है, अध्ययन देखा जा रहा है, तो भैया इसमें सतत मूल्यांकन हो रहा है, छात्र का सतत मूल्यांकन हो रहा है। यही प्रक्रिया है सतत मूल्यांकन प्रक्रिया। विमुक्तः इत्यस्य पदस्य विलोम पदमस्ति, विमुक्त का विलोम पद क्या है? विमुक्त का विलोम पद क्या है? तो देखिए, विमुक्त माने छोटा हुआ, अयोध्या माने लड़ाई, उद्विग्न माने उद्विग्न, पक्षता माने पक्ष में, आबद्ध माने बंधा हुआ, तो विमुक्त माने खुला हुआ, आबद्ध माने बंधा हुआ, तो शी विलोम हो जाएगा। विलोम पूछ रहा है, विमुक्त माने खुला हुआ, तो आबद्ध माने ना ना। अच्छा, कहां तक पहुंच गए भैया? 13 नंबर। अब देखिए 14वां प्रश्न देखिए, शिक्षिका बालिका को पुस्तक देती है, अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादः भविष्यति। हाँ, शिक्षिका बालिका को, कहाँ गया? शिक्षिका बालिका को पुस्तक देती है, देती तो नहीं है शिक्षिका कभी बालिका को किताब, पर मान लो देती है। शिक्षिका बालिका को पुस्तक देती है, अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादः भविष्यति। शिक्षिका बालिकायै पुस्तकं ददाति, कि शिक्षिका बालिकाय पुस्तकं ददाति, शिक्षिका बालिकां पुस्तकं ददाति, कि शिक्षिका बालिकया पुस्तकं ददाति। तो देखिए, शिक्षिका बालिकायै पुस्तकं ददाति, दा धातु के योग में बालिका में चतुर्थी लग गई, और यही वाला उत्तर सही हो जाएगा, ए वाला उत्तर सही होगा ना। 15वां प्रश्न में पढ़ूं, आप फट से बता देना। वाग् रूपम भाव प्रकटनम केन कौशलेन संभवति, वाग् रूपम भाव प्रकटनम केन कौशलेन संभवति। तो वाणी रूप से आप भाव प्रकट किस में करते हैं? भाषण में कि लेखन में कि श्रवण में कि पठन में? श्रवण में आप सुनते हैं, पठन में केवल पढ़ते हैं, और लेखन में लिखते हैं। भाषण से ही वाग् रूप भाव प्रकटन आप करते हैं। तो वाणी रूप भाव प्रकटन किस कौशल के द्वारा? 4 ही कौशल होते हैं, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। तो भाषण कौशल के द्वारा ही आप वाग् रूप से अपने भावों को प्रकट करते हैं, इसलिए भाषण कौशल भी ही इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब इसके बाद 16वां देखिए, कस्याम पद्धत्याम अध्यापका सर्वं वाचा वदति, किस पद्धति में अध्यापक सब कुछ वाणी से बोलता है और छात्रा स्वबुद्ध्या झटित विषयान गृह्णन्ति, और छात्र अपनी बुद्धि से तुरंत विषयों का ग्रहण करते हैं। तो देखिए, अध्यापक सब कुछ वाणी से बोले और बोलते ही छात्र अपनी बुद्धि से उसको समझ लें, अपनी बुद्धि से विषयों का ग्रहण कर लें, तो ये होता है अन्वय व्यतिरेक विधि में। क्या? हाँ, जैसे कहे कि भाई एक काला काला बड़ा विशाल का जानवर जिसके 2 दांत निकले रहते हैं, आगे एक सूंड निकली रहती है, वो कौन सा जानवर होगा? तो सर्वम वाचा अध्यापक वदति, अध्यापक ने सब कुछ वाणी से बोल दिया, तो छात्र अपनी बुद्धि से तुरंत कहेगा एलिफेंट, हाथी बोल देगा। तो छात्र स्वबुद्धि से झटित विषयों को ग्रहण कर ले और सब कुछ वाणी से अध्यापक बोले, इस पद्धति को अन्वय व्यतिरेक विधि कहते हैं। ठीक। अब देखिए, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य स्वाभाविकः क्रमः अस्ति। संस्कृत भाषा शिक्षण के 4 क्रम हैं। कौन से क्रम है? 4। तो हाँ, तो श्रवणम पठनम लेखनम भाषणम है कि भाषणम श्रवणम पठनम लेखनम है कि श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम है कि पठनम श्रवणम लेखनम भाषणम? जल्दी से बोलिए, सब लोगों को उत्तर देना है। हाँ, तो पूछ रहा ना कि स्वाभाविक क्रम क्या है जिससे आप भाषा सीखते हैं। एक भाषा को, कोई भी, संस्कृत हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, कोई लैंग्वेज आप सीखेंगे तो पहले सुनेंगे, सुनने के बाद बोलेंगे, बोले के बाद पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद लिखेंगे।
तो भाषा के सीखने का स्वाभाविक क्रम, जब भी आप बच्चे रहे होंगे तो बच्चा पूरा साल सुनता है। देखिए 1 साल 1.5 साल में बच्चे बोलते हैं, तो साल 1.5 साल भर क्या करते हैं? साल 1.5 साल तक बच्चा सुनता है, मम्मी लल्लू पप्पू आई आओ आओ लू लू, आप ऐसे करते रहते, सुनाते रहते हैं। मम्मा पानी कुट्टू, कितने सारे शब्द सिखाते हैं। फिर वो धीरे धीरे कुछ माँ माँ मी पा ऐसा कुछ बोलता है, पापा ओपा मम्मी मम्मी। इसके बाद तब आप उसको पढ़ना सिखाते हैं, का कबूतर, ए बी, बी से बी, बॉल, सी से कैट, डी से डॉग, लेकिन जी से गन मत सिखाना, हाँ नहीं गोली चलाएगा। तो पहले सुनता है बच्चा, फिर भाषण बोलता है, फिर पढ़ता है, तब लिखता है। यही सही क्रम है। सुने, यदि कोई सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, और कभी पढ़ेगा नहीं तो लिखेगा नहीं। तो श्रवण भाषण पठन लेखन यही भाषा का स्वाभाविक क्रम है। आइए 18वां देख लीजिए। इसके पहले कि मैं सवाल पढ़ूं, आपको तुरंत उत्तर देना है भैया। संभाषण शिबिराणाम आयोजने संस्कृत भाषा शिक्षणस्य कः सिद्धान्तः स्वीक्रियते। जब आप संस्कृत भाषा का शिक्षण करते हैं तो संस्कृत भाषा शिक्षण से, संस्कृत भाषा के शिक्षण में आप संभाषण शिविर चलाते हैं। तो संभाषण शिविरों में आप किस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं? क्या एकता सहभागितायाः सिद्धान्तः, भावनात्मक अभिव्यक्तेः सिद्धान्तः, कि स्वाभाविकतायाः सिद्धान्तः, कि पठनाभ्यासस्य सिद्धान्तः? पक्का? संभाषण शिविरों के आयोजन में संस्कृत भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत स्वीकार करते हैं? भावनात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत। भावनात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत यही शिक्षण होगा। हम भावनाओं से जोड़ते हैं, हम छात्रों की भावना के आधा भाषा को भावना से जोड़कर पढ़ाते हैं ना, और भावनाओं की अभिव्यक्ति भाषण के द्वारा, भाषा के द्वारा करते हैं। तो भावनात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत संभाषण शिविरों में हम प्रयोग करते हैं। इसलिए देखिए कुछ सूक्तियाँ करते हैं, कुछ गीत गाते हैं, भाव जगाने के लिए, भाव प्रेरित करने के लिए। लिखा है 1000 इत्येषा संख्या अस्ति, 1000 जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं 1000 इत्येषा संख्या। क्या कोटि कहेंगे कि खरबम कहेंगे कि अर्बुदम कहेंगे, सहस्त्रम कहेंगे? 1000 को संस्कृत में सहस्त्रम कहेंगे, 100 को शतम कहेंगे, करोड़ को कोटि कहेंगे, खरबम को खरब कहेंगे ना। शुद्ध वाक्यम अस्ति, शुद्ध वाक्य बताइए। क्या नदीभ्यो गंगा श्रेष्ठा, ये सही है कि नदीसु गंगा श्रेष्ठा, नदी भी गंगा श्रेष्ठा, नदीभ्याम गंगा श्रेष्ठा? क्यों नदीसु गंगा श्रेष्ठा? क्यों ना नदीसु गंगा श्रेष्ठा? हाँ, नदियों में बहुतों में से जब एक का छाटन करना हो, यतश्च निर्धारणम। बहुतों में बहुत सारी नदियां हैं, उन बहुत सारी नदियों में से एक श्रेष्ठ नदी गंगा है। तो बहुत सारी नदियों में आप गंगा को श्रेष्ठ बता रहे हैं, तो सप्तमी लगती है यतश्च निर्धारणम से। बहुतों में से एक को, जैसे कहें कविषु कालिदासा श्रेष्ठा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। क्यों गुरु जी ऐसा बोलते हैं? प्रधानमंत्रीषु नरेंद्र मोदी श्रेष्ठः, सही बोल रहे हैं। मुख्यमंत्रीषु योगी आदित्यनाथ श्रेष्ठः, ऐसा कहना हो, है सही बोल रहे हैं कि कांग्रेसियों को बोल दें काठो कि रहन दें? अच्छा ठीक है भैया। आप देखो नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। और एका काका महावृक्षे पत्निया सह वसति, एक कौआ बहुत बड़े वृक्ष में पत्नी के साथ रहता है। कौआ भी देखो कौआइन के साथ रहता है। झाजी अत्र रेखांकित पदम अधिकृत्य प्रश्न अस्ति, तो महावृक्षे को अंडरलाइन कर दिया और बोला महावृक्षे को लेकर के आपको क्वेश्चन आंसर बनाना है कि जिसमें उत्तर महावृक्षे आए। एका काका पत्निया सह वसति, एक कौआ बहुत बड़े पेड़ में पत्नी के साथ रहता है। इसको आपको महावृक्षे उत्तर आए। कैसा उत्तर आए? महावृक्षे वसति। तो कैसा सवाल बनाओगे? क्या पूछोगे कि महावृक्षे पत्निया सह कः वसति? जब आप कः वसति पूछेंगे आएगा काका वसति। काका महावृक्षे कया सह वसति ऐसा पूछेंगे तो पत्निया सह वसति, पत्नी का उत्तर आ जाएगा। काका पत्निया सह कुत्र वसति, तो काका पत्नी के साथ कहाँ रहता है तो उत्तर आ जाएगा महावृक्षे ना। और काका पत्निया सह किम करोति तो बोले वासम करोति। काका पत्निया सह किम करोति तो वसति। काका महावृक्षे कया सह वसति, उत्तर आएगा पत्निया सह वसति। महावृक्षे पत्निया सह कः वसति, काका वसति। लेकिन महावृक्षे में अंडरलाइन है,
उन्होंने कहा कि महावृक्षे उत्तर आना चाहिए, तो भैया काका पत्नियां सह कुत्र वसत यही पूछना पड़ेगा। यह आप 2021 का एक कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो रीट का पेपर हुआ है वो आप हल कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार के प्रश्न आपको 2022 वाली परीक्षा में भी आएंगे भैया। क्यों? ये है आपकी किताब का कवर पेज, RPSC SG 037, ये 37वीं किताब है संस्कृत गंगा की भाई साहब, जिसका नाम रखा गया चेतक। क्या रखा गया है? हाँ, तो चेतक को देख लीजिए। ये महाराणा प्रताप हैं, ये उनका चेतक है, और ये यहाँ चेतक नाम है। हल प्रश्न पत्र है RPSC के लिए, संस्कृत का पेपर है। स्कूल लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर और थर्ड ग्रेड टीचर का भी पेपर है। प्राध्यापक परीक्षा वाला, कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट का माने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और रीट, सभी का इसमें आपको इस चेतक में मिलेगा। हम लोग पहुंच गए हैं 21 प्रश्नों तक। अब हम आपसे बात करेंगे 22वें प्रश्न की। 30 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? अब आप देखिए 30 प्रश्नों में 22वां प्रश्न आपके लिए है। ये किताब की ही फोटो कॉपी है गुरुजी। हितम च दुर्लभम वचा समुचित पदे निरिक्त स्थानम पूरयत, तो यहाँ मनोहारी हो जाएगा। ये तो भारवी के किरात का सबसे सुपरहिट क्वेश्चन है और चौथा श्लोक है। हितम मनसा हितम कि मनोयुक्तम कि मनोहारी कि मनोहारी। मनोहारी में री छोटी होगी, चूंकि हितम नपुंसक लिंग है तो मनोहार भी नपुंसक लिंग होगा। तो हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा में यही सही हो जाएगा। क्यों गुरुजी? एकदम सही है। तो हितम च दुर्लभम वचा में ए वाला विकल्प मार लीजिए ना। और देखिए 23वां लिखा है माहेश्वर सूत्राणि संति। लगता है 15 होते हैं का है? कन्फ्यूजियात बा है। 17 होते हैं लगता है कि 12 ही होते हैं भैया। कितना होता है? अच्छा 14 होते हैं, ये बात है। देखिए माहेश्वर सूत्र 14 थे, 14 हैं, 14 ही रहेंगे। अब ये ना कहो कि पाणिनि के जमाने में 14 थे, अब एक बढ़ ही गया है ना। ये कोई नवग्रह की तरह 10वां ग्रह यहाँ कभी नहीं आता। 14 सूत्र थे, 14 ही हैं और 14 ही रहेंगे। माहेश्वर बार बार डमरू नहीं बजाते गुरु, एक बार बजाया 14 बार, उसी में अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हो गए। और जो 2-4 बार और बजा देंगे ना तो अष्टाध्यायी में सूत्र हो जाएंगे 10,000। पढ़ते पढ़ते आंखें निकल जाएगी गुरु। तो माहेश्वर सूत्रों में 14 ही सूत्र हैं। अब भगवान करे 14 से न बढ़े, नहीं तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। अधोलिखितेषु एक वचनस्य रूपमस्ति। मनांसी एक वचन का रूप है कि मनसी की शिरसी की शस्त्राणी। देखिए मनांसी रूप है मनः मनसी, मनांसी ये बहुवचन का रूप है ना, और मनः मनसी ये द्विवचन का रूप है। बोलो। और शस्त्रम शस्त्रे शस्त्राणी ये भी बहुवचन का है। और शिरस शब्द का शिरा शिरा शिरसा शिरसे शिरसा शिरसा शिरसी ये सप्तमी का एक वचन है। ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। पूछा कि अधोलिखितेषु एक वचनस्य रूपम, तो सप्तमी एक वचन का रूप शिरस, ये डी वाला विकल्प सही कर लो। पक्का ना? अब एक पैराग्राफ पढ़ो, मजेदार पैराग्राफ है। निम्नलिखितम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत प्रश्न 25 से लेकर 30 तक समाधेया। 25 से 30 तक के इस गद्य को पढ़ के आपको उत्तर देना। पहले गद्य पढ़ूं? गद्य पढ़ूं? देखो रामानुज एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, याद है आपको? हाँ। असल में क्या ना, आजकल लोग अकबर को बहुत याद करते हैं, राणा प्रताप को भूल जाते हैं। लोग औरंगजेब को याद रखते हैं और शिवाजी को भूल जाते हैं। ऐसे ही लोग महान अकबर को कहेंगे कि मुगल अकबर स्वर्ण काल। हाँ, अहिल्याबाई को भूल जाएंगे। हाँ, अहिल्याबाई को क्या याद रखेंगे? ऐसे ही लोग महान गणितज्ञ रामानुज को नहीं याद रखेंगे, पर विदेशियों को याद रखते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। अपरिस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन, शिक्षक रामानुजम अतर्जयत। शिक्षक ने रामानुज को बिगड़ा, डांटा, तर्जा। आज आप छात्रों को बिगड़ दे, ससुरा छात्र अपने बाप को लेके आ जाएगा और मास्टर का कॉलर पकड़ लेगा। अपरस्मिन् दिवसे शिक्षिका रामानुजम अतर्जयत। तत्पश्चात सह गणित विषयस्य कक्षाम कदापि न त्यक्तवान। इसके बाद वह रामानुज गणित विषय की कक्षा को कभी नहीं छोड़े
और परीक्षा परिणामे च, और परीक्षा का जब रिजल्ट आया तो 100% अंकान गणित विषय प्राप्तवान, 100% मार्क्स मिले, 100 में 100 में। हाँ, अब प्रार्थना सभायाम अपि, जब दूसरे दिन प्रार्थना हुई, रिजल्ट आने के बाद प्रार्थना होती स्कूल में ना, तो प्रार्थना सभा में शिक्षका तद वृत्तांतम, वो वृत्तांत, वो घटना पूरे प्रार्थना स्थल में जब सारे शिक्षक, प्रधानाचार्य और छात्र प्रार्थना कर चुके तो वो टीचर, गणित वाला टीचर रामानुज के लिए प्रशंसा किया। शिक्षका तद वृत्तांतम सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः श्रावितवान, सभी छात्रों को वो टीचर इस घटना को बताया कि एक बार ये क्लास छोड़ दिया था, मैंने बिगड़ा, इसके बाद ये हमेशा गणित की क्लास में उपस्थित रहा और परीक्षा में 100 में 100 नंबर आए इसके। पुनश्च उक्तवान, और बोले ऐसा बालकः, यह बालक एतस्य विद्यालयस्य महान विद्यार्थी भविष्यति, यह बालक रामानुज इस विद्यालय का एक महान विद्यार्थी होगा। ये बचपन में ही रामानुज के बारे में उनके गुरुजी ने, गणित के गुरुजी ने पहले घोषणा कर दी थी। और रामानुजोपि पूर्ण सामर्थ्येन अध्ययने संलग्नो अभूत, रामानुज भी पूर्ण सामर्थ्य से, अपनी जितनी ताकत थी पूरी ताकत से अध्ययन में लग गए और कालांतरे सह महान गणितज्ञ अभूत, और बाद में चलकर एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए। पढ़िएगा इसको, रामानुज को पढ़िएगा, रामानुज की गणित की प्रतिभा को पढ़िएगा, रामानुज की बायोग्राफी देखिएगा, रामानुज के बारे में उनके जन्म, उनको बायोपिक फिल्म देखिएगा ना, पिक्चर भी बनी है, यूट्यूब में वीडियो भी पढ़े हैं। बेहतर होगा कि एक जीवनी की पुस्तक लेकर रामानुज के बारे में पढ़ें। आइए, यहाँ पूछा है कि रामानुजम इत्यत्र कहा संधि, तो राम और अनुज, राम के माँ में आ है, अनुज के में आ है, आ के बाद आ आने से दीर्घ संधि हो गई ना। रामानुजम में कौन संधि है? दीर्घ संधि। पूछा त्यक्तवान इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, आप बताओ त्यक्तवान में प्रत्यय शायद वतुप है क्या? त्यक्तवतु है? नहीं लगता मतुप है, सानच है का? जल्दी बताइए। त्यक्तवान, पठितवान में कौन सा प्रत्यय? तवतु है। पठितवान, लिखितवान, चलितवान, गतवान, भूतवान, त्यक्तवान, दृष्टवान, खादितवान, पीतवान, सम्यक तवतु भैया, सम्यक तवतु प्रत्यय है। और एकताक तवतु निष्ठा होते हैं, एकताक तवतु निष्ठा, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय। पठितम, लिखितम, चलितम, गतम, भूतम, अब ये सारे एकता प्रत्यांत पद हैं। और पठितवान, लिखितवान, चलितवान, गतवान, भूतवान, मिलितवान, खादितवान, दृष्टवान, पीतवान, बोलो भैया, ये सब तवतु प्रत्यय है। तो त्यक्तवान में भी कौन सा प्रत्यय भैया? अगली बार कुछ पूछेगा तो कर लेंगे ना। परीक्षा परिणामे इत्यत्र समास विग्रह वर्तते, इस पैराग्राफ में है ना, परीक्षा परिणामे 100% अंकान प्राप्तवान। बताइए परीक्षा परिणाम में, तो इसमें समास बोलो। परीक्षया परिणामे कि परीक्षायाः परिणामे कि परीक्षयाः परिणामे कि परीक्षायाम परिणामे? परीक्षा के परिणाम में, यह अर्थ होगा परीक्षा के परिणाम में। तो परीक्षा के, यह अर्थ षष्ठी से आ रहा है, इसलिए बी वाला उत्तर सही हो जाएगा ना। 2 बार भी नहीं बोलना, नहीं तो बी भी हो जाएगा, और बी भी सही हो जाएगा तो एक बी तो आप संभाल नहीं पाओगे, 2 बी कहाँ रखोगे जी ना। बी परीक्षा या परीक्षा के परिणाम में, ऐसा उत्तर हो जाएगा। क्यों डीके बी के? हाँ सही है ना। हाँ, जैसे पहले देवताओं के जमाने में 2 राक्षसों की बड़ी प्रसिद्धि थी, चंड मुंड। दुर्गा जी की सप्तशती पढ़ी, चंड मुंड साथ रहते थे। फिर हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु हमेशा साथ रहते थे, जोड़े रहते थे ना, बहुत बलशाली थे, ताकत इतनी थी कि सब कर। ऐसे कुछ लोग ना बड़ी जुड़वे प्रसिद्ध है, बहुत जुड़वे प्रसिद्ध है। जैसे राम लक्ष्मण का जोड़ा प्रसिद्ध है इधर भी। तो आप देखिए जोड़ा, नदीम श्रवण का जोड़ा प्रसिद्ध है, हाँ, जय बीरू का जोड़ा प्रसिद्ध है शोले फिल्म में ना, लक्ष्मी कांत प्यारे लाल, इनका जोड़ा प्रसिद्ध है। वैसे देखो डीके बीके का जोड़ा, हमारे संस्कृत में डीके बीके जय बीरू, क्यों डीके बीके? लिखा 100% अंकान गणित विषय प्राप्तवान, अस्मिन वाक्य बहुवचनांतम पदम किमस्ति। क्या 100% में बहुवचनांत है कि अंकान की गणित विषय की प्राप्तवान? देखो 100% अंकान प्राप्तवान गणित विषय, तो देखिए गणित विषय में सप्तमी का एक वचन है, 100% ये प्रथमांत है, प्राप्तवान ये प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, प्राप्तवान प्राप्तवंतो प्राप्तवंता रूप चलेगा, तो ये प्रथमांत है। और ये है द्वितीया का बहुवचन, द्वितीया का पूछ रहा है कि बहुवचनांतम पदम किम, पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि द्वितीया का बहुवचन कौन है, कि प्रथमा का बहुवचन, तृतीय हो, कि किसी भी विभक्ति का हो बहुवचन होना चाहिए।
तो 100% में बहुवचन है नहीं, गणित विषय में एक वचन है, प्राप्तवान में भी प्रथमा का एक वचन है, अंकान में द्वितीया का बहुवचन है। बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। 30 प्रश्न आ रहे हैं, 1 से 5 तक का आप पेपर हल कर रहे हैं। 2021 का रीट का पेपर राजस्थान के साथियों के लिए ना। सभायाम इत्यत्र का विभक्ति भैया, रमायाम में विभक्ति बताओ, बालिकायाम में विभक्ति, बालिकायाम में सप्तमी का एक वचन, रमायाम में सप्तमी का एक वचन, लतायाम में सप्तमी का एक वचन, राधायाम, सीतायाम, गीतायाम ना। वैसे सभा का सभायाम सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है, राइट। प्रार्थना सभायाम आया था ना, प्रार्थना के सभा में सभी से उन्होंने बताया माहेश्वर सूत्रेषु यण प्रत्याहार से उचित क्रम। माहेश्वर सूत्र देखिए, उनमें पूछ रहा है कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार यण प्रत्यय में कौन सा क्रम सही बताओ। तो मेरे ख्याल से यारा लावा सही काहे, या से यज्ञ रा से रथ ला से लट्टू वा से वट सा शरीफा नहीं पढ़े हो कि याला वारा कि याला रावा कि आवाराला, कौन सही है? हाँ देखो सवाल बहुत अच्छा है। हाँ यवरल, हाय वरठ और लण, ये माहेश्वर सूत्र का क्रम है, इसलिए या वा रा और ला यही चीज जहाँ लिखी होगी वही सही होगा। और यावा राला ए में लिखा है। हम लोग हिंदी में या से यज्ञ रा से रथ ला से लट्टू वा से वट पढ़े, तो यारा लावा ना मार देना, चूंकि यहाँ लिखा है माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रेषु यण प्रत्याहारस्य, यण प्रत्याहार का उचित क्रम क्या है? कोई अनुचित क्रम है, 3 ठो अनुचित क्रम है। माने क्या आएगा, या पहले आएगा फिर वा आएगा फिर रा आएगा फिर ला आएगा, यावर आला, ये माहेश्वर सूत्र के अनुसार राइट क्रम है और यही आपको लगाना चाहिए ना। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा और इस पुस्तक का आप ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए चाहे आप राजस्थान का फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो उसके सारे पेपर इसमें मिल जाएंगे, सेकंड ग्रेड टीचर का दे रहे हो संस्कृत का, वो पेपर आपको चेतक में मिल जाएगा, प्राध्यापक परीक्षा दे रहे हो संस्कृत शिक्षा वाली कोई भी ग्रेड, वो भी पेपर जितना हमको मिला है वो सब इसमें कर दिए हैं। राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर की जो परीक्षाएं हुई उसका भी पेपर मिलेगा, पूरे रीट का पेपर मिलेगा। रीट का पेपर तो मैं आपको प्रतिदिन सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे देकर ऐसे फ्री दूंगा और सारी पेपर भी आपको फ्री मिल जाएंगे। पर पूरे राजस्थान के संस्कृत के लिए जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनका कोई सा भी पेपर आपको चाहिए, हल प्रश्न पत्र, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए विगत वर्षों के पेपर मील का पत्थर साबित होते हैं। पहले जब हम पुराना पेपर नहीं देखेंगे तो जाने नहीं पाएंगे कि भैया कैसे पेपर आएगा। और किसी भी शत्रु से जीतने के लिए शत्रु की अच्छाई बुराई दोनों जाननी पड़ती। और यदि परीक्षा रूपी संग्राम में आपको उतरना है तो विगत वर्षों के पेपर आपको देखने ही पड़ेंगे। इसीलिए राजस्थान का ये आरपीएससी का संस्कृत चेतक हल प्रश्न पत्र ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज होगी। बोलो हाँ या ना? तो इसको आप नोट कर लें। राजस्थान में जो चेतक का महत्व है वही महत्व संस्कृत राजस्थान की संस्कृत में इस चेतक पुस्तक का महत्व होगा। हाँ संस्कृत चेतक है, आरपीएससी संस्कृत चेतक हल प्रश्न पत्र हैं। स्कूल लेक्चरर, ग्रेड फर्स्ट, सेकंड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर, प्राध्यापक परीक्षा, कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट और रीट सभी के पेपर इसमें रखे गए हैं। क्यों भाई साहब? तो मेरे ख्याल से आपको यह पुस्तक बहुत पसंद आने वाली है। इसी का ये पेपर है, ये जो आप पढ़ रहे हैं कॉमेडी और मोटिवेशन के लिए आप ये चैनल देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल है श्रवक भूषण ब्लॉग। और ये हम लोग पेपर इसमें पढ़ रहे हैं भाई साहब, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स जो 24 जुलाई को शायद होने वाला है आपके यहाँ रीट का पेपर, उसके विगत वर्षों के लेटेस्ट पेपर है जो चेतक पुस्तक में 29वें नंबर पर है। इसके पहले 28 पेपर है और ये 245वां नंबर है इस किताब का। लगभग 250 पेज हैं इसमें और वो 250 पेज की किताब आपको राजस्थान के लिए तैयार हुई। अभी आपके लिए मिशन राजस्थान आना बाकी है, एक पुस्तक मिशन राजस्थान, उसमें प्रूफ करना बाकी है। आपकी परीक्षा दिसंबर में है मित्रों, दिसंबर के पहले आपको माल मिल जाएगा और सारा ऐप में आपको पढ़ा कर डाल दिया गया। जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी आपको ऐप में दे दिया जाएगा। जो लोग सेकंड ग्रेड के लिए ऐप लिए हैं उनसे मैं निवेदन कर रहा था। आज के लिए इतना ही। हम फिर शाम को 8 बजे और सुबह 8 बजे नित्य फिलहाल रीट का पूरा पेपर आपकी सेवा में उपस्थित करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।